नमस्कार। आज हम मोहाली में हाल ही में सामने आए एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड केस की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। करीब 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला लग रहा है ये। हाँ, 50 करोड़ ये बहुत बड़ी रकम है। हमारे पास इस पर पुलिस की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है और कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। जी। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये पूरा रैकेट ये चल कैसे रहा था, कौन लोग थे इसमें, और साइबर क्राइम के जो नए नए तरीके आ रहे हैं, ये केस उसके बारे में क्या बताता है। बिल्कुल, इसे समझना जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था असल में? देखिए, ये घटना है जून महीने के मध्य की। मोहाली का सेक्टर 91 है। वहाँ एक सोसाइटी है एक्मे ईडन कोर्ट। अच्छा। वहाँ एक कॉल सेंटर चल रहा था जिस पर पुलिस ने छापा मारा। 18-19 जून के आसपास की बात है ये। और ये लोग कर क्या रहे थे? मतलब फ्रॉड का तरीका क्या था? हाँ, इनका तरीका थोड़ा नया था। ये लोगों को नकली क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के अलर्ट भेजते थे। क्रिप्टो? ओके। जी। और फिर उन्हें डराते थे, जिसे ये लोग कह रहे थे डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट ये क्या चीज है? ये बस एक डराने वाला शब्द है। मतलब ये पीड़ितों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते थे कि आपका अकाउंट खतरे में है, आप हमारी गिरफ्त में हैं, एक तरह से डिजिटली। अच्छा, डराने के लिए। बिल्कुल। और इसी डर का फायदा उठाकर पैसे ऐंठते थे। और कितना नुकसान हुआ है अंदाजन? अनुमान तो यही है कि पूरे भारत में इन्होंने करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी की है। 50 करोड़? जी। बाप रे। और ये कब से चल रहा था? जांच में पता चला है कि ये करीब 6 महीने से एक्टिव थे। दिन और रात दोनों शिफ्ट में काम चलता था। 6 महीने से दिन रात? मतलब काफी बड़ा ऑपरेशन था ये। जी हाँ, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से चल रहा था। तो ये तरीका क्या था इनका? कैसे फंसाते थे लोगों को? देखिए, तरीका वैसे तो सीधा था और काफी असरदार। ये पहले SMS या कभी-कभी WhatsApp पर मैसेज भेजते थे। मैसेज में लिखा होता था कि आपके अकाउंट से कोई गलत क्रिप्टो लेन देन हुआ है या कोई पैसा कट गया है, और साथ में एक हेल्पलाइन नंबर दे देते थे। नकली हेल्पलाइन नंबर? हाँ, बिल्कुल नकली। और जब कोई घबराकर उस नंबर पे फोन करता होगा तो फोन उठाने वाले खुद को बैंक का या क्रिप्टो एक्सचेंज का कोई बड़ा अधिकारी बताते थे। अच्छा। और फिर वही डिजिटल अरेस्ट वाली बात कह के और डराते थे। कहते थे अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब डर का पूरा खेल। पूरा खेल। फिर उनसे उनकी बैंकिंग डिटेल्स, KYC जानकारी, ये सब मांगते थे। और फिर पैसे वो कैसे लेते थे? हाँ, पैसे लेने का तरीका भी देखिए। ये कहते थे कि अकाउंट को सुरक्षित करना है, तो आप या तो ई-वाउचर खरीदिए या गिफ्ट कार्ड खरीदिए। गिफ्ट कार्ड? जी। या फिर कभी-कभी सीधे बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करने को भी कहते थे। ये गिफ्ट कार्ड वाला तरीका जो है ना, ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो सुना है। तो ये दिखाता है कि ये लोग कितने शातिर थे। सब कुछ सोच समझ कर रहे थे। तो इस मामले में पकड़े कौन लोग गए हैं? पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 8 लोग? हाँ, जिनमें 7 पुरुष हैं और एक महिला। इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 20 से 30 साल के बीच के हैं ये सब। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी दिलचस्प है। ये लोग अलग अलग राज्यों से हैं। कोई मुंबई से, कोई जम्मू कश्मीर से, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। मतलब पूरे देश से लोग जुड़े हुए थे इस रैकेट में? जी। इनमें कुछ छात्र भी हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी। पुलिस ने कुछ नाम भी बताए, जैसे अभिषेक पांडे, अक्षय कुमार, प्रदीप दास वगैरह। और क्या क्या मिला है इनके पास से? इनके पास से 12 लैपटॉप मिले, 14 मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो SUV भी बरामद हुई है। कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है इन पर? इन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) यानी धोखाधड़ी और 61(2) यानी आपराधिक साजिश, इसके तहत मामला दर्ज हुआ है। अच्छा। साथ ही IT एक्ट की धारा 66D भी लगाई गई है, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने के लिए है। मतलब गंभीर धाराएं हैं। जी। ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। जांच जो है वो DSP साइबर क्राइम रुपिंदरदीप कौर सोही कर रही हैं, और DIG रोपड़ रेंज और SSP मोहाली भी इस पर नजर रखे हुए हैं। क्या ये मोहाली में ऐसा पहला मामला है या पहले भी ऐसे रैकेट पकड़े गए हैं? नहीं, जैसा मैंने कहा, ये पहला नहीं है। असल में ये चिंता की बात है कि पिछले साल मई से लेकर अब तक मोहाली में ये 5वां बड़ा साइबर फ्रॉड रैकेट पकड़ा गया है। 5वां? जी। इससे पहले भी नकली कस्टम नोटिस वाले, पेपैल अलर्ट वाले और अंतर्राष्ट्रीय नंबरों की स्पूफिंग करके ठगी करने वाले गिरोह पकड़े जा चुके हैं। इसी साल 2025 की शुरुआत में ही एक 12 करोड़ का कॉइन क्रिप्टो करेंसी घोटाला भी सामने आया था। तो मतलब मोहाली एक तरह से हब बनता जा रहा है क्या इन चीजों का? ये एक पैटर्न तो जरूर दिख रहा है।
इसकी वजह जांच का विषय है, लेकिन ये बार-बार हो रहा है। क्या इस केस के तार कहीं विदेश से भी जुड़ रहे हैं? कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन? हाँ, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। डीएसपी सोही का बयान भी आया है कि ऐसा लगता है कि पीड़ितों की जो लिस्ट है वो शायद विदेश में बैठे किसी पैरेलल कॉल सेंटर से आ रही थी। अच्छा जी, और अनुमान है कि ये गिरोह महीने का औसतन 5 करोड़ रुपए कमा रहा था। 5 करोड़ महीना? हाँ, तो इसमें किसी नाइजीरियाई नेटवर्क या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समूहों के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी हाल ही में यूपी में भी तो एक ऐसा केस हुआ था ना? बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में करीब 15 करोड़ का एक सोशल मीडिया घोटाला पकड़ा गया, जिसमें नाइजीरियाई गिरोह शामिल था। तो ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस मोहाली वाले केस का मास्टरमाइंड वो पकड़ा गया? नहीं, मास्टरमाइंड चाहे वो यहीं का हो या विदेश में बैठा हो, वो अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो अब आगे जांच किस तरफ जाएगी? क्या फोकस रहेगा? देखिए, सबसे पहला फोकस तो मास्टरमाइंड को पकड़ना ही है। इसके लिए जो लैपटॉप और फोन मिले, उनकी गहरी डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मतलब उनसे डेटा रिकवर करके सुराग ढूंढना। राइट। दूसरा, जो पीड़ितों के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं, उनसे पैसे रिकवर करने की कोशिश होगी। हाँ, ये जरूरी है। और तीसरा, ये पता लगाना कि ये लोग सीमा पार से टेलीग्राम चैनल कैसे ऑपरेट कर रहे थे, सिम कार्ड कहां से ला रहे थे। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही सुनियोजित और बड़े स्केल का ऑपरेशन था। जी बिल्कुल। जिसमें इन्होंने खास तरीकों का, जैसे ये डिजिटल अरेस्ट और गिफ्ट कार्ड्स का इस्तेमाल किया। और ये भी चिंता की बात है कि इस एरिया में ये बार-बार हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल चिंता की बात है। और ये हम सबको एक तरह से चेतावनी भी देता है, एक सबक भी देता है। क्या सबक? मतलब आम लोग क्या ध्यान रखें? देखिए, पुलिस की सलाह भी यही है। सबसे पहले तो किसी भी अनजान अलर्ट, चाहे वो एसएमएस पर आए, व्हाट्सएप पर या ईमेल पर, उस पर एकदम से भरोसा ना करें। ठीक है। दूसरा, अगर कोई फोन पर आपको डराए, दबाव बनाए, तो घबराए नहीं। कोई भी अपनी पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल्स, ओटीपी वगैरह शेयर ना करें। और ये गिफ्ट कार्ड या ई वाउचर? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको किसी समस्या को हल करने के बदले गिफ्ट कार्ड, वाउचर खरीदने या किसी अनजान अकाउंट में पैसे डालने को कहे, तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। कोई भी असली संस्था ऐसे पेमेंट नहीं मांगती। सही बात है। हेल्पलाइन नंबर का क्या? हेल्पलाइन नंबर हमेशा कंपनी की या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखकर डायल करें। मैसेज में दिए गए नंबर पर भरोसा ना करें। और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत बिना देर किए साइबर क्राइम यूनिट को रिपोर्ट करें। आजकल ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा भी है। और अपने बैंक को भी फौरन इत्तला दें। ये सारी बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। कि ये सब ठीक है, जांच हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रुकेगा कैसे? यही मिलियन डॉलर सवाल है। देखिए, जब हम देखते हैं कि ऐसे घोटालों के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हैं और बार-बार गिरफ्तारियां होने के बावजूद ये फिर से सिर उठा लेते हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से बुनियादी कमजोरियां हैं? क्या हमारी तकनीक में कोई कमी है, या लोगों में जागरूकता की कमी है, या फिर देशों के बीच साइबर कानून को लागू करने में तालमेल की कमी है? वो कौन सी चीज है जिसका ये अपराधी इतनी आसानी से और बार-बार फायदा उठा रहे हैं? इस पर हमें गहराई से सोचना होगा।